आज़ादी के 8 दशकों में हमने राजभाषा हिंदी की स्थिति पर जब चिंतन किया, विचार किया, तो हमें एक स्पष्ट तस्वीर, उसकी स्पष्ट स्थिति यह उद्घाटित नहीं हुई। केंद्र सरकार के समस्त कार्यालयों में जितने भी मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों से संबद्ध जितने भी कार्यालय हैं, या राज्य सरकारों के समस्त कार्यालयों में, वो चाहे खेल की दुनिया का कार्यालय हो, मनोरंजन की दुनिया का कार्यालय हो, प्रौद्योगिकी की दुनिया का कार्यालय हो, ज्ञान विज्ञान का हो, तकनीक का हो, शिक्षा का हो, इन सभी में, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, हवाई अड्डे हों, बस अड्डे हों, अस्पताल हों, शिक्षा संस्थान हों, विश्वविद्यालय हों, खेल जगत हो, मीडिया की दुनिया हो, संचार माध्यम, रेडियो टीवी हो, सिनेमाई जगत हो, और या फिर शेयर मार्केट का, बाजार भावों का, अर्थशास्त्र का, वित्त वाणिज्य का, उद्योग का, आयात निर्यात का, इन तमाम क्षेत्रों में हम देखें तो हिंदी में जो कामकाज हो रहा है वह ईमानदारी से, निष्ठा से जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। अभी भी हम हिंदी में काम करने से बचना चाहते हैं, जबकि तमाम तरह के उपकरण, साधन, शिक्षण, प्रशिक्षण सरकार ने अपनी तरफ से हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई है, हर संभव कोशिश की है कि अधिकारियों कर्मचारियों को हिंदी में काम करने में कोई कठिनाई ना हो, और इसके लिए लगातार शोध चल रही है, लगातार कार्य चल रहा है, चाहे अनुवाद हो, चाहे मौलिक लेखन और सृजन हो। सभी में पठनीयता बढ़ाने के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराना हो, या तमाम तरह की कार्यशालाओं से, गोष्ठियों, संगोष्ठियों से अधिकारियों कर्मचारियों को प्रेरित किया जाए, प्रतियोगिता आयोजित करके पुरस्कृत करना, सम्मानित करना, उन्हें प्रमाण पत्र देना, उन्हें वेतन वृद्धि देना, आदि आदि तमाम तरह के प्रयत्न भारत सरकार लगातार कर रही है। किंतु कागजों पर हिंदी कार्यान्वयन के, हिंदी के कामकाज को लेकर जो आंकड़े दिखाए जाते हैं वो अधिकतर प्रामाणिक नहीं होते। हम केवल सस्ती वाहवाही लूटने के लिए उन आंकड़ों में ये दिखा देते हैं कि हमने इतने पत्र लिखे, इतने प्रारूप बनाए, इतनी टिप्पणियाँ लिखी, इतनी रजिस्टर में प्रविष्टियाँ की, पत्रों के निर्गत और आगत रूपों के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग किया, पत्रिका एक निकाल दी, प्रतिवेदन हिंदी में लिखा, संक्षेपण हिंदी में किया, हिंदी माह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह, हिंदी दिवस आदि मनाया। इन सब की चर्चा तो होती है, किंतु सत्य यह है कि जो वास्तविकता है वह अभी भी हिंदी कार्यान्वयन की उस स्वप्निल स्थिति से दूर है, पीछे है। हम इन 8 दशकों में क्यों ऐसा नहीं कर पाए कि किसी भी तरह का कार्य हिंदी में करने में हमारे देश के नागरिक सक्षम हों, समर्थ हों, आश्वस्त हों, विश्वस्त हों। इसका मूल कारण अधिकारियों कर्मचारियों की मानसिकता भी है। ये मानसिकता लगातार अंग्रेजी में काम करने से, अंग्रेज हम पर काबिज हुए तो उनका उद्देश्य ही यह था कि इस देश की गहरी सांस्कृतिक जड़ों को काटे बिना, नष्ट किए बिना हम
लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों का ये संपन्न देश भारत, जिस पर अंग्रेज सत्ता यह चाहती थी कि वो इसका यथासंभव अधिक से अधिक दोहन करे, शोषण करे, और उन्होंने किया भी। लेकिन हमारी संस्कृति की वाहिका हमारी भाषाएं हैं, और अंग्रेज व्यवस्था ने हमारी भाषाओं पर आघात किया, हमारी भाषा की शक्ति को कमज़ोर करने का प्रयत्न किया। हमें हमारी भाषा में लिखने पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई, और उसी का दुष्परिणाम है कि हम पुरानी अंग्रेजी की फाइलों से चोरी कर करके, चौर्य कर्म से हम शासन प्रशासन का कार्य आगे बढ़ाते रहे। मौलिक सृजना भाषा की वो अवरुद्ध हो गई, वो लगभग समाप्त प्राय सी हो गई। अब इस मानसिकता को बदलना अत्यंत आवश्यक हो गया कि अंग्रेजी में काम करने से ही कार्यकर्ता यानी कर्मचारी या अधिकारी वो विद्वान प्रतीत होता है, अंग्रेजी जानने वाला ही पढ़ा लिखा होता है। इस भ्रम को, इस मानसिकता को तोड़ना या बदलना ये अत्यंत आवश्यक हो गया। एक बड़ा कारण परंपरा से मिली शासन प्रशासन की अंग्रेजी की फाइलें, अंग्रेजी का साहित्य, अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में कॉलेजों में, स्कूलों में, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाना, और एक ऐसी धारणा स्थापित कर देना कि भविष्य अंग्रेजी में शिक्षण प्रशिक्षण से ही सुनिश्चित होगा। पूरा देश पुरानी फाइलों से अंग्रेजी की नकल मार मार के अपने कार्यालयों में, अपने मंत्रालयों में, अपने बैंकों में, बीमा कंपनियों में, सब में काम करता रहा। यदि पत्र बनाना है, प्रारूप बनाना है, तो पुरानी फाइल देखो और उसको बना लो। प्रारूप तैयार करना है, टिप्पणी लिखनी है, सब कुछ अंग्रेजी में लिखित, अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित उस फाइल पर आधारित होकर हमने अर्जित करना शुरू कर दिया। पारंपरिक फाइलों से देखकर जो कुछ हमें मिला अंग्रेजी में वो सही था या गलत था, वो व्याकरण विरुद्ध था या अशुद्ध था, वो सब अंग्रेजी में लिखा हुआ हमने ब्रह्म वाक्य मान लिया, और उसी के आधार पर हम अपने काम करते चले गए। उससे एक आलस की वृत्ति, अपनी भाषाओं के प्रति उदासीनता की वृत्ति ये बढ़ गई। इसलिए उनसे मुक्ति आज अपेक्षित है। 8 दशक की आज़ादी के बाद अभी भी हम यदि अंग्रेज़ी की ड्राफ्टिंग पर, अंग्रेज़ी के प्रारूप पर, अंग्रेज़ी के पत्रों पर, अंग्रेज़ी की टिप्पणियों पर निर्भर कर रहे हैं, वार्षिक प्रतिवेदन अंग्रेज़ी में है, और समय समय पर किए जाने वाले समस्त कार्य या उनका निष्पादन वो अंग्रेज़ी में है, तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। आज मौलिक चिंतन हिंदी में हो, हिंदी में लेखन हो। हमारे अधिकारी कर्मचारी मौलिक काम करने से इसलिए भी डरते हैं, मौलिक रूप से हिंदी में सोचने, समझने और लिखने से इसलिए हिचकिचाते हैं, झिझकते हैं, क्योंकि उनके पास आत्मविश्वास की कमी प्रतीत होती है। उन्हें लगता है कि जो पूर्वज अंग्रेज़ी फाइलों में लिख गए वही हमारी मैपिंग है, हमारे मार्गदर्शक मानचित्र हैं, वही हमारा रास्ता उद्घाटित करेंगे, प्रशस्त करेंगे। ये तमाम कारण हैं। इसलिए उन पुरानी लकीरों को पीटते हुए, उन पुरानी अंग्रेज़ी फाइलों में लिखी गई उपलब्ध सामग्री का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने वाले, ये हमारे पूर्वजों की फाइलें हैं, इसको मानने वाले, वो ये भूल गए, वो ये नहीं समझ पा रहे कि इससे हम अपनी भाषा की कीमत पर अंग्रेज़ी में काम कर रहे हैं, एट द कॉस्ट ऑफ हिंदी, यानी नुकसान हो रहा है।
बलि चढ़ रही है तो हिंदी की, हमारी मातृभाषाओं की बलि चढ़ रही है। इसलिए आज इन समस्याओं का समाधान खोजना भी अत्यंत आवश्यक है। स्थिति भले ही बहुत संतोषजनक नहीं है और एकदम निराशाजनक भी नहीं है। ऐसे में कृत संकल्प होकर, यानी कमर कस के, ईमानदारी से, निष्ठा से, मनसा वाचा कर्मणा, इस विचार को आत्मसात करके हम एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें। एक सुनिश्चित समय निर्धारित करें। नीति के तहत जब तक हिंदी अनुप्रयोग सुनिश्चित न किया जाए तब तक इस समस्या का निराकरण, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरत यह है मित्रों कि भारत सरकार वर्तमान व्यवस्था का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वह है 2047। 1947 में हम स्वतंत्र हुए और 2047 तक आते आते हमें आज़ादी के 100 वर्ष, इस लंबी अवधि का सुखद अनुभव होगा। हम चाहते हैं, व्यवस्था चाहती है कि 2047 तक आते आते हम अपने सभी अनुशासनों, सभी क्षेत्रों के समस्त कार्यों का निष्पादन स्वतंत्र रूप से, आत्मनिर्भरता से हिंदी में कर सकें, स्वेच्छा से करें। अंग्रेजी की बैसाखियां अब छोड़ दें, उस पर चलना, उसका जो अभ्यास हो गया है उससे अपने को मुक्त करें। हमारी युवा पीढ़ी, विशेष रूप से हिंदी साहित्य और हिंदी के भाषेतर अनुशासनों के विद्यार्थी, शोधार्थी, ये सब मिलकर जब हिंदी को आत्मसात करेंगे, हिंदी भाषा के प्रति सम्मान और स्वाभिमान का बोध अर्जित करेंगे। आज जितना हिंदी के विद्यार्थियों से अपेक्षा, आवश्यकता है, जो स्नातक स्तर पर या एमए के स्नातकोत्तर स्तर पर, सर्टिफिकेट में, डिप्लोमा में, एडवांस डिप्लोमा में, उपाधि में, शोध उपाधि में, कहीं भी जो हिंदी के बच्चे हैं, हिंदी के विद्यार्थी हैं, अध्येता हैं, वो तो हिंदी में काम करें ही, लेकिन जो अन्य अनुशासनों के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, शिक्षक हैं, अनुसंधित्सु हैं, वैज्ञानिक हैं, अगर वो वाणिज्य के क्षेत्र में हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हैं, मनोविज्ञान के क्षेत्र में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, इतिहास के क्षेत्र में हैं, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, भक्ति के क्षेत्र में हैं, जिस किसी भी क्षेत्र में, खेलों की दुनिया में हैं, मनोरंजन या सिनेमा की दुनिया में हैं, उन सब से ये अपेक्षा की जाती कि किसी भी तरह से हमारे विद्यार्थी, हमारे शोधार्थी मिलकर हिंदी के कार्य को गतिशील बनाएं, उसे आत्मसात करें और हिंदी में काम करते हुए स्वाभिमान का बोध करें। एक प्रकार की एक उदासीनता, इसको दूर करने की आवश्यकता है। लगभग इन 80 सालों में जो उदासीनता हमने ओढ़ ली है, जो अंग्रेजी आधृत मानसिकता हमने बना ली है, जो अनुवाद आधृत दृष्टि हमने विकसित कर ली है, उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। इसलिए चाहे शोध प्रबंध लिखना हो, चाहे परीक्षा के क्षेत्र में अग्रसर होना हो, कार्यालयों में जिस किसी भी तरह के कार्य का निष्पादन हो, 100% कार्य हिंदी में नियमित रूप से किए जा सकें, इसके प्रावधान ये किए जाने चाहिए। और इसके लिए यदि संभव हो तो प्रोत्साहन हो, पदोन्नतियां दी जाएं, प्रशंसा प्रमाण पत्र दिए जाएं, तो भी कुछ स्थिति बेहतर हो सकती है। क्योंकि भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग को लेकर हमारा संविधान दंड की अनुमति नहीं देता, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक के मन में
यह शुद्ध संकल्प सहज स्वीकृति से हमें जागृत करना होगा कि वह हिंदी और मातृभाषा इसके प्रयोग अनुप्रयोग का संकल्प ले। मातृभाषा इसलिए क्योंकि वह भी राष्ट्र की महत्वपूर्ण भाषा है। 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएं जिनको राष्ट्र की भाषा कहा गया, हमारी समस्त भारतीय भाषाओं के प्रयोग अनुप्रयोग को हमें आगे बढ़ाना है ताकि हिंदी के प्रति किसी भी प्रकार का राग द्वेष प्रतीत ना हो। हम हिंदी अनुप्रयोग की अनिवार्यता को समझें, अनुभव करें और यह भी माने कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा हिंदी को बढ़ाना है और हमारा वो लक्ष्य 2047 तक निश्चित रूप से परिपूर्ण होना चाहिए। हम आज हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिष्ठित करें, कल तमिल को, तेलुगु को, कन्नड़ को, उड़िया को, मराठी को, गुजराती को, पंजाबी को, सभी को, जितनी भारत की भाषाएं हैं, जो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं, वो इतनी सशक्त हैं, वो इतनी साहित्य संपन्नता का प्रतीक हैं कि उन सब को हम विश्व के मंच पर ले जाकर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। विश्व को ज्ञात होना चाहिए कि हमारा देश भाषाई विरासत से संपन्न और समृद्ध देश है। इस तरह हम भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग को आगे बढ़ाएं और अपनी भाषा, मातृभाषा के साथ साथ राजभाषा, देश की अस्मिता को उद्घाटित करने वाली भाषा, देश की आत्मा को उद्घाटित करने वाली भाषा हिंदी को भी हम विश्व के मंच तक ले जाएं। इसलिए आज भारतीय समस्त भाषाओं को सशक्त और अधिक समर्थ बनाने की आवश्यकता है। वो चाहे अनुवाद के माध्यम से हो, चाहे मौलिक सृजन के माध्यम से हो। हिंदी की ऊर्जा से हमें पूरे विश्व को अवगत कराना है। हमने अब तक 1975 से प्रारंभ किए 12 विश्व हिंदी सम्मेलनों से दुनिया को यह बता दिया, विश्व को यह बता दिया कि हिंदी और हिंदी में कार्य करने वाले जो हिंदी सेवी लोग हैं, हिंदी के प्रयोक्ता हैं, क्योंकि पूरे देश में बड़ी संख्या में बहुत बड़ा प्रतिशत है जो पूरे देश को हिंदी के माध्यम से जोड़ता है, संवाद स्थापित करता है। हिंदी की प्रजनन शक्ति से भी हम विश्व को अवगत कराएं, उसका बोध कराएं, क्योंकि हमारे पास संस्कृत जैसी स्रोतस्विनी भाषा की आधारशिला है। हमने संस्कृत से तत्सम शब्दावली के आधार पर हिंदी को समृद्ध किया है। तद्भव शब्दावली जो हमने निर्मित की है उससे भी हिंदी समृद्ध हुई है। और हिंदी इतनी उदार भाषा है कि वो अनुवाद से अंग्रेज़ी में जो दुनिया भर की भाषाओं की अवधारणाएं हैं जो अंग्रेज़ी में आ जाती हैं उनको हिंदी में लाती है, चाहे वो शब्दावली निर्माण के रूप में हो या शब्द संपदा को आत्मसात करने के रूप में हो। अनेक मुहावरे, अनेक लोकोक्तियाँ जो हमारे पास नहीं थीं, जो विदेशी भाषाओं से हमने हिंदी में अंतरित की, उनका अनुवाद किया, उनके आधार पर मौलिक सृजन करके उनकी नवनिर्मिति की, हिंदी के आधुनिकीकरण की एक यही अपेक्षा, आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है, बड़ी है। हम सबको मिलकर उस क्षेत्र में, उस दिशा में काम करने की, वॉर लेवल पर, युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। अधुनातन उपकरणों से, मशीनों से, सॉफ्टवेयर से, ऐप से, इन सब से भी, और सोशल मीडिया, यूट्यूब, तमाम तरह के रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, सिनेमा, मनोरंजन, नाटक, नाट्य मंडलियाँ आदि सबसे जोड़कर हम जो वैश्विक ज्ञान है उस ज्ञान संपदा को हिंदी में लाएं, हिंदी को सशक्त बनाएं और हिंदी को आधुनिक ज्ञान विज्ञान की
विचार की, विश्लेषण की, अनुसंधान की भाषा बनाएं। केवल हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा या हिंदी माह का आयोजन करने से उस लक्ष्य की सिद्धि या प्राप्ति नहीं होगी। वह भी एक सशक्त माध्यम है, लेकिन उससे भी आगे निकलना होगा। हमें अपने भाषाई राग द्वेष भुलाकर राष्ट्र के हित को, राष्ट्र के चहुमुखी और बहुमुखी विकास को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना होगा। सितंबर माह में की जाने वाली तमाम तरह की प्रतियोगिताओं, प्रमाण पत्रों, पुरस्कार आदि तक सीमित नहीं रहना। इससे प्रेरणा लेनी है, इससे अभ्यास को सशक्त बनाना है, लेकिन फिर शेष 11 महीने भी हमें उसी हिंदी के कार्य को आगे बढ़ाना है। केवल कार्यशालाओं से, चाहे वो त्रैमासिक हों, पाक्षिक हों, मासिक हों, साप्ताहिक हों या 1 दिवसीय, 2 दिवसीय हों, व्याख्यान मालाओं से, वार्षिक प्रतिवेदनों को अनुदित रूप में तैयार करने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा। हिंदी पत्र पत्रिकाओं को हमें और प्रखर बनाना होगा। प्रशासनिक तमाम तरह के ऐसे उपाय करने होंगे कि हिंदी में एक सृजन शक्ति पैदा हो। हिंदी को आत्मसात करने वाले अधिकारी कर्मचारी विश्वास के साथ किसी भी तरह की अभिव्यक्ति, मौखिक या लिखित, वो हिंदी में कर सकें और गर्व से कह सकें। इसलिए चाहे विश्व हिंदी दिवस हो या विश्व हिंदी सम्मेलन हो, इनसे प्रेरणा लेकर हमें अपने कार्यालयों में, परिकरों में, परिसरों में, परिवारों में, मित्रों में ये संकल्प लेने होंगे, ये प्रस्ताव पारित करने होंगे कि हम, जो हमारे सपनों की भाषा है वह हिंदी है, जो हमारी भाषाई सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली भाषा है वह हिंदी है, वह हमारी भारतीय भाषाएं हैं। हिंदी में कामकाज आज किसी भी तरह से पिछड़ना नहीं चाहिए, अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। यही वह समय है जब हम वाक्य विन्यास को सरल कर सकते हैं, बोधगम्य बना सकते हैं, सहज कर सकते हैं, एक रूपता सुनिश्चित कर सकते हैं, पारिभाषिक शब्दों की निर्विकल्पता और मानकता सुनिश्चित कर सकते हैं, उनका विधिवत संदर्भ और अनुशासन सापेक्ष प्रयोग सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसी तमाम तरह की संभावनाओं को उद्घाटित करना आज अत्यंत आवश्यक है। हिंदी के प्रति हमें एक कृत संकल्प होकर, एक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर उसके कार्यान्वयन के दायित्व का निर्वाह करना होगा। अंग्रेजी के विरोध की बात नहीं है और अंग्रेजी के विरोध से हम हिंदी का उपकार भी नहीं कर पाएंगे। हम चाहते ये हैं कि हमारी भाषाओं की कीमत पर, हिंदी की कीमत पर अंग्रेजी में कार्य को आगे न बढ़ाया जाए, अपितु यदि आवश्यकता हो तो अंग्रेजी के कार्य का भी ज्ञानार्जन हमें करना है, किंतु स्वतंत्र भारत में अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति, अपने मूल्य, इनकी रक्षा यदि करनी है तो हमें संघ की राजभाषा हिंदी को आत्मसात करना होगा, उसकी प्रयोग धर्मिता को बढ़ाना होगा, उसके प्रयोग बाहुल्य को स्वीकार करना होगा। जैसे व्यक्ति का आधुनिकीकरण होता है, कार्यालय का आधुनिकीकरण होता है, व्यवस्था का आधुनिकीकरण होता है, ऐसे हिंदी का भी आधुनिकीकरण करना होगा। उसे यांत्रिक तमाम तरह की सुविधाओं से, उसे यांत्रिक मेधा से भी जोड़ना होगा, उसे कंप्यूटर, इंटरनेट तकनीक आदि से भी जोड़ना होगा। हिंदी अनुवाद की युद्ध स्तर पर नेटवर्किंग करनी होगी, मीडिया के क्षेत्र में अत्यधिक सहायता करनी होगी, कर्मचारियों, अधिकारियों में एक सकारात्मकता का भाव जागृत करना होगा, उनकी रचना धर्मिता को अब उद्घाटित करना होगा। सरकार और सरकारी संस्थाओं की निष्ठा, गंभीर दायित्व बोध, हिंदी के प्रति आस्था और निष्ठा और भक्ति या भाषा भक्ति,
इसको भी राष्ट्रीय चेतना के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित करना होगा। स्वतंत्रता की चेतना या राष्ट्र की चेतना यह केवल युद्ध तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय चेतना के आयाम बहुत से हैं। समय समय पर अपेक्षा और आवश्यकता के अनुसार, वो चाहे भाषा का, वो चाहे संवेदना का, वो चाहे मूल्यों का क्षेत्र हो, सभी में हमें अपनी भूमिका का निर्वाह करना होगा। इसलिए हिंदी को लेकर हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी इतर भाषा भाषी क्षेत्र, सबके मनोमस्तिष्क में, हृदय में ये गलतफहमियां जो पैदा की गई हैं उनको दूर करना होगा, उनका निराकरण करना होगा और इस बात को अनुभव करना होगा कि भाषाओं और बोलियों को देवनागरी लिपि से जोड़ने की आज सर्वाधिक आवश्यकता, अपेक्षा है। जिस भाषा के पास अपनी कोई लिपि नहीं है, उस भाषा को देवनागरी लिपि से जोड़कर उसके विकास की संभावनाओं को भी उद्घाटित करना होगा। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।